मुझे यहाँ छोड़ दो। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। सुल्तान के सीने में कोई दर्द सा उठा था। मैं तुम्हें छोड़ ही तो नहीं सकता। 10 साल पहले भी तो छोड़ दिया था। उससे शिकवा किया। वो चंद पल उसे तकता रहा, फिर 2 कदम आगे आकर ऐन उसके सामने खड़ा हुआ। आसमान से गिरते बर्फ, आसपास फैले खौफ के साए से बेखौफ वो उसके सामने उसके नजदीक खड़ा था, उसकी आंखों में देखता हुआ। 10 साल पहले गलती की थी, अब नहीं करूँगा। 10 साल पहले गलती की थी, अब नहीं करूँगा। एतराफ़ था, नदामत थी या लजाजत। ज़ुहरूब को फ़र्क करने में दिक्कत हुई। वो पल के झपकाना भूल गई। सुल्तान सफ्दर ने एक लंबे अरसे बाद को एतराफ़ किया था। वो धीरे से उसका एक हाथ अपने हाथ में ले रहा था। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मौका दोगी? वो बेसांस उसे देखती रही। दूर कहीं से गोलियों की आवाज़ें आती थीं। भारी बूटों की धमक लम्हा ब लम्हा करीब आती और उस पे ये इज़हार। सुल्तान ने उसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में लिया। सुखरूप के हाथ लरस रहे थे। उसकी आंखों में नमी थी। मुझे कुछ मसाइल थे, कुछ मजबूरियाँ और शायद इनसिक्योरिटी, लेकिन मैं गलत था। बाकी हर शय गलत थी, सवाए मेरी फीलिंग्स के। उसे सर झुका लिया था। दिल में जैसे टीस सी उठी थी। वो मंजर जिसमें बेहराम ने सुखरूफ के सर पे बंदूक रखी थी, वो जब उससे मुड़कर देखा और सुखरूफ उसके साथ नहीं थी, वो मंजर अब तक सुल्तान की जान निकाल रहा था। वो उस मंजर को आधी जिंदगी नहीं भूलने वाला था। मेरी मंगनी टूट गई, तुम नहीं आए। उससे गीले लहजे में गिला किया। कितने सालों बाद पहला शिकवा। मैं आया था, लेकिन तुम उन दिनों बहुत अपसेट थी। मुझे वो वक्त मुनासिब नहीं लगा। मुझे लगा तुम मुझे खुदगर्ज समझोगी। एक और नदामत भरा एतराफ़। मैं 3 साल सिंगल रही, तुम नहीं आए। उन दिनों तुम मेरी फैमिली के खिलाफ केस लड़ रही थी। मैं किस तरह बात करता और क्या बात करता। हमारे खानदान के दरमियान कुशीदगी थी। तुम्हारे अब्बा मेरी और मेरे चचा की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। उसकी आवाज़ मदम थी, गर्दन हनूस झुकी हुई। वो मदम लहजे में तवज्जिहात पेश कर रहा था, नादिम सा। वो आज हर इल्ज़ाम कबूल कर रहा था। तुम मेरे बाप के मरने पे भी नहीं आए। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। तुम वो वाहिद इंसान थे जिसके साथ मैं रोना चाहती थी। वो रो पड़ी थी। बुलंद आवाज़ से रोते हुए उसकी हिचकियाँ बजने लगी थी। मैंने कितनी दफ़ा तुमसे चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। तुमने हमेशा अपनी अना को तरजीह दी। बाबा की मौत के बाद मुझे एक कॉल नहीं की, एक मैसेज नहीं हुआ तुमसे सुल्तान। अब कि सुल्तान ने गर्दन उठाई थी, उसकी आंखें सुर्ख और गीली थीं। हल्की भूरी आंखें कांच जैसी सुरमाई आंखों से मिली। वो आंखें अपने तमाम जुर्म तस्लीम कर रही थीं। मैं नहीं आया क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे बाप का कातिल कौन है। उसे सुखरू के हाथों को ठंडा पड़ते महसूस किया। उसे सुखरू के हाथों को बेजान होते महसूस किया। अगर मैं आ जाता तो मैं तुम्हें बता देता। वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर लोग थे। तुम उनके खिलाफ जाती और तुम्हारा नुकसान होता। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। मैं जानती हूँ मेरे पापा को किससे कत्ल किया था। वो जैसे हिल नहीं सका। उसकी आंखों में ढेर सारा तखीर उभरा। मैं चाहती थी तुम आओ ताकि मैं तुम्हारे साथ मिलकर कोई हिकमत अमली इख्तियार करूँ। तुम तो हमारे लीडर थे ना। तुम फिर भी नहीं आए। वो चेहरा झुका गई। आंसू अब सुल्तान के हाथों पे गिरने लगे थे। वो कई लम्हे बेसांस रहा। उसकी अनकही कितने मसाइल खड़े कर चुकी थी, वो अब उनका शुमार भी नहीं कर सकता था। उसकी अना ने कितनी दीवारें खड़ी कर दी थी, वो अब उन्हें तोड़ भी नहीं सकता था। 3 दिन बाद मेरा निकाह है। सुल्तान ने उसके हाथों पे गिरफ्त सख्त कर दी। पहली बार उससे खौफ आया था, हद से ज़्यादा खौफ। इस औरत को जाने देना अब उसके बस में नहीं था। मैं उस शादी से खुश हूँ। आज अगर हम यहाँ सावर घर ना आते तो क्या होता? तुम अब भी मुझसे वो सब नहीं कहते। तुम अब भी मुझे माज़रती टेक्स्ट या कॉल नहीं करते। उससे एक झटके से सुल्तान के हाथों से अपना हाथ निकाला। तुम आज भी अनापरस और खुदगर्ज रहते, बिल्कुल वैसे जैसे 10 साल पहले थे। मैं खुदगर्ज और अनापरस नहीं था। उससे नरमी से सुखरुख की बात काटी। मेरे तरीके गलत थे, मेरी मोहब्बत नहीं। मुझे कहना चाहिए था, चाहे हालात जैसे भी थे, चाहे दरमियान में कुछ भी होता, मुझे कह देना चाहिए था कि। वो एक लम्हे को रुका। सावर खड़ के आसमान से गिरती बर्फ ने उसके मुंह से कुछ सुनने की ख्वाहिश की थी। शहबस्ता हवाएं मुख्तलिफ रुख पे बहने लगी। कि सुल्तान सफ्दर अगर किसी के लिए प्योर है तो वो तुम हो। अगर मैं किसी के लिए सियासत छोड़ सकता हूँ तो वो तुम हो। और अगर मैं किसी के लिए इनसिक्योर हो सकता हूँ तो वो भी तुम हो। मैं अगर किसी के लिए जगहें तब्दील कर सकता हूँ तो वो भी तुम हो। तुम इंतहाई घटिया आदमी हो सुल्तान। 3 दिन बाद मेरी शादी है। मैं वाकई बहुत घटिया हूँ,
लेकिन अगर मैं किसी को कोई बात नहीं कहकर माफ कर सकता हूं तो वो तुम हो। तुमने बहुत देर कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि मैं कुछ करना ही नहीं चाहती। मैं अगर किसी की मिन्नत कर सकता हूं तो वो तुम हो। मैं अपने होने वाले शौहर के साथ बहुत खुश हूं, और मैं भला उससे क्या कहकर मना करूंगी। मैं अगर किसी के लिए कत्ल करके अपने करियर को डुबो सकता हूं तो वो तुम हो। वो ठिठाई से मुस्कुराया। यह मकतूल तुम्हारा होने वाला शौहर है। वो जैसे उसके इल्म में इजाफा कर गया। तुमने अपनी अना में कितने साल जाया कर दिए जानते हो। वो जैसे रंज से बोली। मलाल सा मलाल था जो हर हर ओर बिखर गया। तुम मुझे घटिया बुरा जलील सब कह सकती हो, लेकिन मुझे ये मत कहो कि मैंने तुम्हें अना की वजह से छोड़ा। मैं आधे लंदन के सामने तुम्हारे लिए नंगे पैर चला हूं। मैंने तुम्हारे जूते अपने हाथों में उठाए हैं। कोई अनापरस्त इंसान ऐसा नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज से एक्सपेल हुआ हूं। तुम्हारे लिए कॉलेज के नामवर बदमाशों से दुश्मनी ली है। कोई खुदगर्ज इंसान ये सब नहीं करता। मैंने तुम्हें हर उस जगह तस्लीम किया जहां बाकी मर्दों की मनफी अना बीच में आ जाती। कोई अनापरस्त ऐसा नहीं करता। तुम्हारे लिए अपने चचा भाई बाबा से लड़ा। तुम्हारे खिलाफ बातें करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। वो बोलते बोलते रुका। कई सालों का वो बाहर निकल गया तो दिल में बस मोहब्बत और हुलूस बाकी रहा। मैं यहाँ आने से पहले सिराज भाई को तुम्हारी मम्मी से मिलने का कहकर आया हूँ। उससे बेहद आराम से सुखरू के सर पे पंप फोड़ा। वो जैसे जामिद हो गई थी। तुमने ये क्यों किया? ओ खुदाया, सुल्तान तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मैं उस रोज कैफे में कुछ कहने वाला था, याद है? उससे याद था उस रोज उस कैफे में वो पांचों कुछ कहने वाले थे। डोंट टेल मी, तुम 4 लोगों के दरमियान मुझे प्रपोज करने वाले थे। नहीं, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करने वाला था। मैं तुमसे शादी डिले करने को कहता ताकि सिराज को बात करने का वक्त मिले। तुम तुम मुझे वक्त दे सकती हो? वो बेहद मासूमियत से कह रहा था। सुखरू को कुछ समझ ना आया कि वो क्या कहे। 10 सालों में उसकी एक मंगनी टूटी थी और उससे फर्क नहीं पड़ा। उसकी माँ ने जब शयान का रिश्ता ला कर रखा तब उसे सुल्तान की ख्वाहिश जरूर की थी। सुल्तान सफदर के साथ की ख्वाहिश उससे 10 साल पहले लंदन में शुरू की थी, लेकिन तब तक वो पाकिस्तान वापस जा चुका था। वो कम उम्र थी। 18-19 साल में मोहब्बत हो जरूर जाती है, लेकिन उसका इदराक नहीं हो पाता। इदराक हो जाए तो मोहब्बत संभाली नहीं जाती। उससे भी इदराक जब तक हुआ शायद थोड़ी देर हो चुकी थी। वो सुल्तान के साथ मुसलसल राब्ते में रही थी। वो कनाडा चला गया था, मगर उन दोनों के दरमियान फासला नहीं आ सका था। अपने होने वाले मंगेतर से ज़्यादा वक्त वो उसके साथ गुजारती थी। सुल्तान उसे अपनी पेंटिंग्स का वक्त भी दिया करता था। सुल्तान सफदर उसका सेफ जोन था। सारी दुनिया से थक कर वो उसी के पास आती थी। सारी दुनिया से खुश होकर भी वो उसी के पास आती थी। वो अच्छा सामी था। कई कई घंटे उसे सुनता रहता। कभी कभी ज़ुहरू को बेहद ख्वाहिश हुआ करती थी कि सुल्तान उससे वो कहे जो वो सुनना चाहती थी। वो नहीं कहता था। कई साल ज़ुहरू को लगा शायद वो उसे बस दोस्त की हैसियत से पसंद करता है, लेकिन वो जब भी मिलते थे सुल्तान की आंखें उससे जैसे दास्तान कहती थीं। वो दोनों अनकही के अजाब में रहे, मगर फासला नहीं रहा। बीच में कई माह साल ऐसे आए कि उन दोनों के दरमियान दूरियों की लीज सीधा आई। सुल्तान सफदर वो दुनिया का खाक आदमी था, लेकिन उससे ये लीज पुर करना ना आ सका, और ज़ुखरूफ जैसे उसकी आदी हो गई थी। अब सब मसाइल, अंदेशों और दूरियों के बावजूद एक जज्बा था उनके दरमियान, जिसके आगे वो दोनों बेबस से यूं जैसे मैदानी जंग में निहत्था सिपाही। चंद साल कबल आने वाली दूरियों की आज कोई वक़्त न रही थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, जैसे कभी दूर कहे ही न हो। वो इस आदमी से मोहब्बत करती थी या नहीं, ये मुश्किल सवाल था, लेकिन अगर वो किसी मर्द के साथ की ख्वाहिश रखती थी तो वो सुल्तान था। 3 दिन बाद मेरी शादी है सुल्तान। उससे निकाहें चुराईं, उज़र पेश किया। औरत के इनकार और उज़र में फ़र्क होता है। उज़्र मान होता है, जिसके नतीजे में वो मनाए जाना मांगती है, और मर्द पे मोहब्बत में लाड उठाना फ़र्ज है। शादियां टूट भी तो सकती हैं। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तुम्हारे पास पूरे दिन है ये सोचने के लिए कि तुम अगले 30 साल कैसे गुजारना चाहती हो। मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा और फिर तुम्हारे हर फैसले का एहतराम करूंगा। तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है जी। ये फैसला तुम्हारे दिल का होगा। उसे ज़ुहरूफ का मुस्रफ चेहरा देखा, फिर मुस्कुराया। वो मुस्कुरा भी न सकी। ओके ओके, वो भारी दिल से बोली। अब तुम जाओ ज़ुहरूफ, मैं बहुत जल्द तुमसे दोबारा मिलूंगा। वो बहलाने वाले अंदाज से बोला। मैं नहीं जा सकती। दिल पे बोझ रखना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं जावरगढ़ वापस जाऊंगी। पागल मत बनो जी। जो वो चाहते हैं हम वो नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है उनके हक में एक वीडियो बना दोगी
तो सब सही हो जाएगा। सुल्तान हत्ता लाइमकान अपना लहजा नॉर्मल रखे हुए था। और तुम्हें लगता है ज़ुखरुफ वक़ार बेवकूफ़ है? मैं जबल खान का प्लान फॉलो नहीं करेगी। मेरी अपनी बसात होगी। मैं उनकी मदद करूंगी, मगर अपने तरीके से। स्याकारों की फैंटेसी होती है, उन्हें जब जब किसी शैतानी अमल को करना हो, उनके कंधे से कंधा मिलाने वाले इब्लीस कहीं होते हैं। जावरखड़ को इंसाफ मिलेगा, लेकिन मेरे ज़ाती तरीके से। तुम मेरे साथ हो? मैं ये सब देख लूंगा, तुम जाओ, खुद को इस सब में मत फंसाओ। वो बेचैन हुआ। मैंने कभी किसी मर्द के कंधे पे रखकर बंदूकें नहीं चलाई। लड़की समझकर वापस भेजोगे तो वक्त ज़ाया करोगे, पार्टनर समझकर साथ दोगे तो फायदा होगा। इतने साल बाद वापस आकर यूं मेरे पैरों की जंजीर मत बनो। वो थो ठोक अंदाज से बोली। सुल्तान ने कुछ कहने को लब खोले ही देखे। सुल्तान, जबरीज। वो दो नामों की पुकार थी। वो आवाज़ सैयद शादान शाह की थी, अगली आवाज़ गोलियां चलने की थी। और फिर सकूत, गहरा सकूत। लम्हों का खेल था, बस लम्हों का। और सुल्तान सफ्तर को अपने पैरों के नीचे से जमीन की सख्ती महसूस हुई। उससे बेख्तियार अपना दिल थामा था। मौजूदा दौर में हर इंसान की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ उस एक के ठीक हो जाने से दुनिया ठीक हो जाएगी। जो मुकाम उसे मिला है वो तो बहुत कम है, असल तक तो किसी और के पास है। मान लिया कि आपके ठीक होने से दुनिया ठीक नहीं होती, लेकिन आपका क्या? अगर एक साफ पानी में किसी ने स्याही के 3 कतरे डाले हैं, तो चौथा तुम्हें क्यों डालना है? आवाज़ आ रही थी, और उन कैदियों को ये आवाज़ अपने चेहरे पे थप्पड़ों की सूरत लगती महसूस हुई थी। कब्र पे, कयामत पे तो हर एक को एतबार है ना। कब्र में आप अकेले होंगे, कयामत में पूरी रात आपने अकेले पार करनी है। अमाल, आप अकेले के देखे जाएंगे। ये नहीं होगा कि तुम्हारे किसी अजीज की चंद नेकियां उठाकर तुम्हें दे दी जाएं। जब आना जाना अकेले है तो अच्छाई के वक्त साथी क्यों चाहिए? दुनिया बड़ी जालिम है। कोई आपकी तकलीफ अपने सर नहीं लेगा, कोई आपका खोटा खरा नहीं करेगा, और जो कर सकता है वो हस्सी एक है, अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। फिर तुम किस गैरत से उससे मुनहरिफ हो रहे हो? तुमने बचपन में हॉरर मूवीज देखी हैं? शादान ने एक मस्जिद की ओर में घुटनों के बल बैठे हुए अपने दाएं तरफ बैठी चुकन्ना नज्जों से अपने अतराफ में देखते हुए हंसला से सवाल किया था। जितना नॉर्मल वो सवाल था, हंसला ने उतनी गैर यकीनी से उसे देखा था। बचपन में हमेशा सोचता था कि एक अच्छी खासी हंसी खेलती फैमिली एक आसेब ज़दा घर में रहने क्यों आ जाती थी। हंसला की गोलियों की परवाह किए बगैर अपना ताक़ुब करते लोगों से छुपकर एक कोने में बैठे हुए वो बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था। क्या अब भी उसके पागल होने पे कोई गुमान है? और फिर जब आधी दुनिया उनसे कहती थी कि यहाँ ना रहें, तब भी वो वहां रहते थे। जानती हो क्यों? क्यों? ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठी। क्योंकि वो खिसके हुए होते थे, शादान सुलग कर बोला। उनके पेज ढीले होते थे, जैसे इस वक्त मेरे और मेरे दोस्तों के हैं। लाना तो हम पे जो हम उस कैफे गए। कदमों की आहट करीब आने लगी तो वो खामोश हुआ था। हंसला पंजों के बल आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी थी। शादान उसकी तकलीफ में दीवार से कमर जोड़े पंजों के बल खुद को उस बर्फ पे घसीट रहा था। साथ अपने हाथों से अपने कदमों के निशानात को हाथ फेर कर साफ कर जाता था। तुमने फौज में तरबियत लेते सिपाहियों को देखा है, ये बिल्कुल वही मुशक्कत थी। हाँ, फर्क ये है कि उन्हें उसके बाद तनख्वाह मिलती थी, मगर यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। वो दोनों अब दीवार की दूसरी तरफ थे। बेहराम के लोग अब आपस में चेमगोइयाँ करने लगे थे। हंसला और शादान सांस रोके दीवार के दूसरी जाने बैठे थे। सर्दी उनके असाब को जमा रही थी। हंसला को सर्दी की आदत थी और शादान के लिए ये बहुत ज़्यादा थी, बेहद ज़्यादा। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। आज सुन, भूख, प्यास, सहम, ताकुबकार, इस जिंदगी में इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता था? चंद पल बाद लोग पलट गए थे। शादान ने जैसे सुख का सांस लिया और उठ खड़ा हुआ। उससे घुटने दर्द करने लगे थे और कमर अकड़ गई थी। हंसला उसे देखकर मुस्कुराई। शादान घुटनों पे हाथ रखे कमर के बल झुका हुआ था। उसके जिस्म का हर हर हिस्सा अकड़ गया था। तुम बहुत फनी हो, वो हंसकर बोली। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हंसला और जोर से हंस पड़ी। किससे कहा मुझे तुमसे शादी करनी है? जब लड़कियां किसी मर्द के मजाक की तारीफ करें तो उसे प्रपोजल समझना चाहिए। सीधे होते हुए उससे जैसे पते की बात बताई। साथ मुस्कुराया। उसे देखते हुए उसके साथ मुस्कुराई। शादान साहब, आपको अच्छी अच्छी पिकअप लाइन्स सीखने की ज़रूरत है, वो कहकर एक गली की तरफ चलने लगी। शादान ने उससे कदमों का मुकाबला किया। तुम्हें क्या लगता है -0 में जब 4 गुंडे मेरे पीछे पड़े होंगे तो मेरे मुंह से रांची की लाइन्स निकलेंगी? वो कोई गुंडे नहीं, मेरे कजन्स हैं और भाई भी।
उससे वाज़ेह तौर पे बुरा बनाया। 7 वर्षों में कुछ बड़बड़ाई जिसे शादान समझ ना सका। ना करो, इतने सारे भाई, इतने सारे कज़न्स, यानी तुमसे तो बंदा ये भी नहीं कह सकता कि सिर्फ फैमिली के लोग आएंगे। वो हंसला के कंधे से कंधा मिलाए चलने लगा। वैसे एक बात बताओ, अगर शादी में सिर्फ दुल्हन आए तो तुम्हारे खानदान वाले बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर अब तुमने अपना मुंह बंद ना किया तो मैं ज़रूर बुरा मनाऊंगी, और इस समर को यकीनी बनाऊंगी कि एक आध गोली तुम्हारा सर फाड़ दे। अजीब तशद्दुद पसंद खानदान है तुम्हारा। वो जैसे मायूस हुआ हो। मैं भी से बता रहा हूँ, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मैं एक अमन पसंद आदमी हूँ। हंसला गली के ऐन बीचों बीच ठहर गई। वो शादान को नहीं देख रही थी। उसकी चौकन्ना नज़रें अतराफ का जायजा ले रही थी। दफातन वो रुकी। आसपास सुखाने और घर थे। सर्दी की वजह से और बढ़ती बर्फबारी की वजह से इस पहर लोग घरों में दुबके बैठे थे, मगर दुकानों के शटर खुल चुके थे। दुकानों के सामने से गुजर कर जाना यकीनन खतरे से खाली न होता। उससे शादान को हाथ के इशारे से घरों के अग में बनी गैलरी नुमा जगह से गुजरने का कहा। वो सर हिलाते हुए आगे आगे चलने लगा। अंसला ने बेहद कोशिश के साथ अपने जूतों को किसी भी किस्म की चाप पैदा करने से बाज रखा। वो एक लंबी सी गैलरी थी जिसमें 2 लोग बामुश्किल ही चल सकते थे। वो दोनों अब दीवार से कमर जोड़े वहीं खड़े थे। बावर्ची खानों की चिमनियों से निकलता धुआं फिजा में तख्लील हो रहा था। अभी कितना रास्ता रहता है? 10 मिनट और, वो सरगोशी नुमा अंदाज से बोली। इस गली के बाद ग्राउंड आएगा, हम यहीं गली के इख्तिताम से देखेंगे। अगर इस वक्त वहाँ बच्चे मौजूद हैं तो हम वहाँ से नहीं जाएंगे। क्या तुम मुझे आगे का रास्ता समझा सकती हो? मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ ना। वंडरलैंड अब ज्यादा दूर नहीं है। वो दूर जाने वाला था। ये ख्याल हंसला के दिल को खालिज सा कर देता था, मगर उसे जाना ही था। मुझे वंडरलैंड नहीं, मुझे जावर घर से एग्जिट का रास्ता समझाओ। हंसला जैसे थम गई थी। उससे मुड़कर अजनबी से उसे देखा। मुझे बाकी सारा रास्ता समझ आ गया है। यहाँ से आगे एक प्ले ग्राउंड है, उसकी दाईं तरफ एक गली है, और गली में बाईं तरफ मुड़ने पे वंडरलैंड है। मुझे वहां नहीं जाना। और मुझे तुम्हें वहां लेकर जाने की ऑर्डर्स मिले हैं। हंसला ने जैसे उसकी याद दहानी करवाई थी। मैं तुमसे एक फेवर मांग रहा हूँ। मैंने तुम्हारा राज रखा है, मैंने तुम्हारे भरम रखे हैं। क्या तुम मेरा बदला नहीं चुका सकती? किस एहसान की बात कर रहे हो तुम? वो हनूस मुतअज्जिब थी। शादान ने सादगी से उसे देखा, पलके झपकाए और उसके कान के पास झुका। मुझे हमेशा से मालूम था तुम उस कैफे में आती रहती हो। मैं दीवारों पर फ्रेंच में लिखे कोट्स पढ़ता था हानी। वो पीछे हुआ। हंसला का वजूद जैसे किसी भी जंबिश से इनकारी रहा। वो हिल भी न सकी। बर्फ नहीं थी जिसने उसे जमा दिया था, ये कुछ और था। मैं तुम्हारे लिए पैगाम छोड़ा करता था और बदले में मुझे उनके जवाब दीवार पे मिलते थे। अम्मा कहती हैं सैयद शादान अब सराओं के हुसूल में दीवाना हो रहा है। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक इंसान के हुसूल में था। हंसला ने दीवार का सहारा लिया। शादान उसे यूं कमजोर पड़ते नहीं देख सकता था। उससे निगाहें चुराई। कई लम्हे वो शौकी अंदाज में उसे देखती रही। बहुत देर बाद उसकी हलक से कोई आवाज़ बरामद हुई। तुम कब से जानते थे? उसकी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आई थी। 2 साल हो गए। पहले मुझे ये सब अपना वहम लगता था, फिर मुझे इल्हाम और मोअज़्ज़ात पे यकीन आ गया। तुमने कभी मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? अब के हंसा ने निगाहें उठाकर उसे देखा। ये शख्स परत दर परत उस पे खुल रहा था। वो 3 साल पहले वाले शादान को नहीं समझ पाई थी, तो 3 साल बाद वाला शादान भी एक ममनू किताब था जिसे हासिल करना बेहद मुश्किल था। मैंने बहुत कोशिश की। हर दफ़ा उस कैफ़े से वापसी पे सोचता था बस अब सुबह जाऊंगा और जब तक तुम्हारा सुराग नहीं मिलता तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर मैं एक नुक्ते पे आकर रुक जाता था। शादान ने उसकी सिम देखा। गिरती बर्फ में यकवस्सा हवाओं में नफरतों के बीच तहर के स्याह आयाम में उसकी शहद रंग आंखें शादान की स्याह आंखों से मिली। बर्फ रुई सी लगी। यक हवाओं ने आज गरमाइश पहुंचाई। नफरतों ने मोहब्बत के रंग ओढ़े और तहर ने एक ऐसा बाब खोला जिसके पार बहुत कुछ था सवाए नफरत के। उन दोनों के दरमियान मुतफक्का जज्बात थे। मैं उस नुक्ते पे आके रुक जाता था कि मोहब्बत एक तरफ, इज्जत एक तरफ, तुमसे मिलना एक तरफ और तुम्हारा नाकाबिल एतबार समझना एक तरफ। जो थप्पड़ तुम मुझे मार कर गई थी वो सुर्ख काल लेकर मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। तुम मुझसे मुखफ़ी रहना चाहती थी और मैंने ये होने दिया। मैं चाहता था एक दिन मैं तुमसे मिलूं और फिर पूछूं कि तुम मेरी इज्जत क्यों नहीं करती। मैं मिला, मैंने पूछा और वो रुका। आंखों में कुछ मलाल सा आकर ठहरा। तुम ठीक करती हो, मैं इंसान नहीं हूं, पैसे खाकर ईमान बेचने वाला जानवर हूं।
कोई अगर मेरी इज्जत करे तो मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकूंगा। वो लब काटने लगा। एक वक्त आता है जब इंसान को लगता है उसकी सारी जिंदगी धोखा और फरेब थी। वक्त में पीछे जाना काश किस्से कहानियों तक महदूद ना होता। हंसला जवाबन खामोश रही। उसे धीरे से पूछ दीवार से जोड़ ली। मैंने वो किया जो तुम चाहती थी, क्या तुम वो नहीं कर सकती जो मैं चाहता हूँ? हंसला ने उसी खामोशी से अपने बैग को नीचे रखा और उसे खोला। एक कागज निकाला और उसे अपनी गोद में रखा। वो अब पेन से उस पर कुछ लकीरें खींच रही थी। मैं लड़कियों से रुक के नहीं लेता हानि। वो कागज से उसे कुछ लिखते हुए देखकर बोला। हंसला ने गर्दन उठाकर उसे हफीज से देखा। मैं लड़कों को रुक के नहीं देती। हाँ, लेकिन तुम एक स्पेशल लड़के के लिए कैफे की दीवार पर नोट्स छोड़कर आ जाती हो। वो तू बतू बोला। हंसला के गाल तब उठे। अब तुम इस बात का ताना कब तक देने वाले हो? सारी जिंदगी। कमाल दावेदारी थी या उम्र भर साथ रहने का वादा। इस सारे वक्त में हंसला को उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात अच्छी लगी थी। चंद पल बाद वो उठ खड़ी हुई, बैग बंद किया और कागज उसकी तरफ बढ़ाया। वो उसे देखता रहा। वैसे तो मैं एक शर्मीला, रिवायात का पासदार और डिसेंट मर्द हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे खत देना चाहो तो लेना ही पड़ेगा। उससे कागज को दो उंगलियों के दरमियान पकड़ रखा था। हंसला ने कागज से मुकम्मल दस्तबरदारी नहीं दी थी। कागज उन दोनों की उंगलियों के दरमियान दबा था। तुम क्या करना चाहते हो? उसकी आंखों में फिक्र थी। खुद को हर किस्म के खौफ से आजाद। वो सहूलत से बोला। लोग इज्जत नहीं देते, लोग जिल्लत नहीं देते, लोग रिस्क नहीं देते, लोग जिंदगी नहीं देते, लोग आपको बचाने नहीं आते। लोग हैं, हमारी जिंदगी के एक्स्ट्रा किरदार। मैं दुनिया की कैद से आज़ाद होना चाहता हूँ, और हर आज़ादी, हर तख्त की एक कीमत होती है। मैं उसे चुकाऊंगा। उसकी कीमत तुम्हारी जान भी हो सकती है। उसकी आवाज़ सड़खड़ाई। मुश्किल था, बेहद मुश्किल, इस मोहब्बत पर दस्तबरदारी देना जो एक तवील मुद्दत बाद नजर के सामने आई थी। परवाह नहीं, यह शायद है, लेकिन खौफ तब तक खौफ रहता है जब तक उससे खौफ खाया जाए। अगर एक बार गर्दन उठाकर उसकी आंखों में देख लिया जाए तो खौफ हमसे खौफ खाने लगता है। तुम दुनिया की कैद से आज़ाद होना चाहते हो, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि दुनिया अपना दायरा तोड़ने वाले के गिर्द एक ऐसा दायरा बना देती है कि वो झगड़ा जाता है। वो उसे हर मुमकिन तरीके से रोकना चाहती थी, जो शायद असवा रही थी। तहखाने की इन जंजीरों से ज्यादा जकड़ किस शय में होगी? दुनिया अपनी रौनक में अंधा कर देती है शादान। एक वतन भी जिन अंधेरों से मैं निकल आया हूँ, उसके बाद रोशनी मुझ पे असर खो चुकी है। शादान ने गर्दन झुका दी। उसे तकलीफ होने लगी थी। मुझे अब मौत का खौफ नहीं, मुझे लोगों से डर नहीं लगता। ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 दिन सैयद शादान को याद नहीं किया। ये लोग मेरी कब्र भी भूल जाएंगे, और फिर जो होगा वो सिर्फ मेरे अमाल। और मुझे अपना कोई ऐसा अमल नजर नहीं आ रहा जिसके तहत मुझे माफ किया जाए। दुनिया धोखा है, एक दिन खत्म हो जाएगा। आखिरत सच्चाई, उसका सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उससे लम्हे भर का तौकुफ किया। हंसला उसे ही देख रही थी। खानदान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम रिस्क ले रहे हो। ये भी हो सकता है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हों, और ये भी हो सकता है कि वो एक बार फिर जबल के हाथ लग गए हों। वो कहकर गली में चलने लगा। तयशुदा सफ़ा खोल लिया। मैं उन्हें ढूंढूंगा, उनके साथ मिलकर अपनी और उनकी गलतियां फिक्स करूंगा, और फिर यहाँ से जाऊंगा। सफ़े पे एक नक्शा सा था, एक रफ और बेहद आसान नक्शा। वो दोनों चलते चलते मैदान में आ गए थे। खाली मैदान था। वहाँ बर्फ थी, बस बर्फ। शादान वहाँ रुक गया था। हंसला को ये इशारा था कि आगे का सफ़र उसका अपना है। वो दोनों अगले कई लम्हे बस एक दूसरे को देखते रहे। दुनिया में बड़े बड़े मुश्किल काम हैं, लेकिन अलविदा का अमर आज भी उन सब पे फोकियत रखता है। ये लम्हा नहीं आना चाहिए, किसी बेहद अजीज शख्स को अलविदा कहने का लम्हा नहीं आना चाहिए। एन उसी पल गली के दोनों तरफ से बंदूकें हाथ में लिए लोग उसी तरफ चले आ रहे थे। हंसला ने फौरन अपनी पिस्तौल सीधी की। शादान का जिस्म हर हरकत जैसे भूल चुका था। वो चंद लम्हों के लिए कोई रद्द अमल नहीं दे सका। हंसला ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से जाना चाहा, मगर नहीं, फरार मुमकिन नहीं थी। वो घेरे जा चुके थे। वो लोग तादाद में ज्यादा थे। किसी ने आगे बढ़कर हंसला को बाजू से पकड़ा था। शादान के जिस्म में जैसे अंगारे ढोड़ गए थे। वो अगले लमनसर में उस लड़की पे चपट पड़ा था। वो उसे लाते और मुक्के मार रहा था, साथ साथ चीख रहा था। तुमने इसे खौत कैसे लगाया? उससे अपनी आवाज नहीं सुनाई देती थी। उसे लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। उसी पल लोगों के दरमियान रास्ता बना। किसी ने उसे कंधों से पकड़कर
पस्सियों पे सर्प मारते हुए उस लड़के से दूर हटाया। अगला मंजर उससे ज्यादा जानलेवा था। दायरा जिस सिमत छूटा था, वहीं इन दरमियान में दो लोगों को लाया जा रहा था। हसन सुल्तान और सबरीश शाहनवाज। उनके हाथ उनकी पुष्प पे बंधे थे, उनके सर पे बंदूकें तानी गई थी। शादान को हर मुसीबत में खुदा के बाद अगर कोई याद आता था तो वो सुल्तान था। इस वक्त भी वो पूरी कुव्वत से उसका नाम पुकार रहा था। वो जानता था सुल्तान उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गया होगा। वो जानता था उससे आना पड़ेगा। जबरेश ने खुद को छुड़वाने के लिए अपने सयाद को एक लात रसीद की थी, जिसके नतीजे में एक गोली चली थी। वो सिर्फ एक फायर नहीं था, वो बहुत कुछ था। शादान ने अव्वल तो सुल्तान का नाम पुकारा, फिर सबरीश को खबरदार किया। गोली एक बार फिर चली। सैयद शादान शाह को अपने इर्द गिर्द मौत रक्स करती दिखाई देने लगी। जो इंसान समझता है कि तख्त सिर्फ एक इंसान के हाथ में होता है, वो गलत है। तख्त की कई किस्में हैं और इंसान से उसके अपने तख्त का एहतसाब होगा। बाप है तो उससे औलाद की पूरी तरबियत का, शहर का मेयर है तो उससे शहर का एहतसाब होगा। हर शख्स अपनी जन्नत जहन्नुम साथ लेकर घूमता है। इंसान जब दुनिया के नशे से बाहर निकलना चाहे तो दुनिया मजीद रंगीन हो जाती है। जब वो गलत काम और गुनाह छोड़ दे तो यही सब उसे मजीद दिलकश लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया शराब है, धोखा, वो धोखा जो इब्लीस देता है। इब्लीस को बस दुनिया तक के इख्तियार है, वो उसी को सहराब में बदल सकता है। दज्जाल का फितना भी महज दुनिया का है और आगे का मामला अल्लाह और इंसान का है। ये इंसान के हाथ में है कि वो इब्लीस के चक्कर में आकर वक्ती सहराब के पीछे भागे या फिर अल्लाह के सच्चे वादे पे एतबार करते हुए दुनिया में वो अमल करे जो 1400 साल पहले मुतय्यन किए गए थे। मुसलमानों, वक्त है अपने असल की तरफ लौट आओ। वक्त है अपने तख्त से वफा निभाओ, इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए। मौलवी खुतबा खत्म कर चुका था। उन चार लोगों ने यूं जाहिर किया गोया किसी ने कुछ सुना ही ना हो। मौजूदा दौर अंधे, गूंगों और बहरों की नगरी है। चलते चलते उनके पैर थक गए थे, हाथ सुन हो गए थे और चेहरे से टकराती सर्द हवाओं के थपेड़े खाल को जैसे बुरी तरह खींच लेते थे। वो बागों से निकल आए थे और अब उनके कदम एक रिहायशी इलाके की तरफ रवां थे। ईसा की कलाई पे बंधी घड़ी 15 मिनट का फासला बता रही थी। उसी पल ईसा के मोबाइल पे मुरीद का कोई पैगाम जगमग करने लगा। ये नेटवर्क खुल जाने के 2 मिनट थे। मुरीद उससे अपनी लोकेशन बता रहा था। वो करीब थे, सिर्फ एक ही गली के फासले पे, बेहद करीब। हमें फिलहाल यहीं कयाम करना होगा, 10 मिनट बाद निकलेंगे, ईसा ने कहते हुए उन्हें हाथ के इशारे से अपने पीछे आने को कहा। गिरती बर्फ उनके कदमों के निशानत को गायब करती जा रही थी। चंद पल बाद ईसा उनके साथ एक बोसीदा दरवाजे वाली इमारत के संग अंदर दाखिल हो। आसपास खामोशी थी। फिर यूं ही उन्हें साथ लिए तेज तेज कदम लेता अंदर की जानिब चलने लगा। वो किस स्कूल लगता था। मैदान के एन बीचों बीच परचम में पाकिस्तान बुलंद था। वो उन्हें लिए एक छोटे से कमरे में चला आया। अंदाजा होता था कि किसी वक्त में वो कमरा कैंटीन रहा होगा। फर्श चिकना था और दीवारें सीलन सा था। चिप्स और जूस के डब्बों के बड़े बड़े कार्टन अब भी वहां रखे हुए थे। वो एक बेहद तंग जगह थी, जैसे काट कबाड़ मजीद तंग किए हुए था। सुल्तान के अंदाजे के मुताबिक जबरीश के टांगे खराब हो रहे थे। वो कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट तो था नहीं। वो बहुत देर तक वहां बैठे रहे थे। जबरीश और हसन आसपास का जायजा लेते रहे और ईसा छोटी सी खिड़की से बाहर देख रहा था। बर्फ, बस बर्फ और सिर्फ बर्फ। क्या ये जगह महफूज है? स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे? हसन कुछ देर बाद बोला था। अब यहाँ बच्चे नहीं आते, ईसा संजीदगी से बोला। यकीनन तुम लोगों ने उन्हें स्कूल से निकालकर अपनी तरफ बंदूकों के साथ लगा दिया होगा। सबरीश के अंदाज से तनफ्फुर था। जानते हो हम दुनिया से पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास तालीम नहीं है। ईसा मुस्कुराया, तल्ख और सर्द मुस्कुराहट। ये जावरगढ़ का वाहिद निजी स्कूल था। मैं, जबल बहराम, हम सब यहीं से पढ़े थे। वो बाहर देखते हुए कह रहा था। अकील साहब बहुत काबिल इंसान थे। इस्लामाबाद के बड़े बड़े स्कूल्स उन्हें हायर करना चाहते थे, मगर वो जावरगढ़ के इस छोटे से निजी स्कूल से अपना खर्चा पूरा करते रहे। स्काई हाई पे होने वाले हमले के बाद पुलिस ने इस स्कूल पे रेड मारा और अकील साहब को अपने स्टाफ समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जावरगढ़ के सबसे अक्लमंद इंसान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया। स्कूल फिर आबाद नहीं हो सका। दुनिया में अकील साहब बहुत कम है ना। वो मुंह पे जूता मारने वाले अंदाज से बोलकर खामोश हो गया। अगले कई लम्हे सबरीश और हसन कुछ कह नहीं सके। शर्म और गैरत की अथाह गहराइयां थीं जिनमें वो डूब गए थे। ये पहली बार नहीं था
जावरखंड में गुजारे तमाम दिन ऐसे ही शर्मनाक थे। वैसे आपने पिछले साल बलूचिस्तान में 150 स्कूल की तामीर में हिस्सा लिया था ना? दुनिया आपको रहबर के नाम से पुकारने लगी थी। मुझे हैशटैग्स याद है। इसे भिगो भिगो कर मारने में माहिर था। वो बर्फ का फांसी था, मगर उसके अल्फाज आग का तासुर रखते थे। मैंने आपको 1,500 ईमेल्स लिखी थी, जिनमें जावरखंड के स्कूल्स का जिक्र था। ये दाना नहीं था, ये बस सरसरी, बेहद सरसरी सा जिक्र था। ये वो लम्हा था जब सबरी शाहनवाज के हर बहाने पे पानी फिर गया था। दुनिया की मोहब्बत में अंधे शख्स से जैसे उसकी लाठी छीन ली गई थी और वो पूरी तरह जमीन बोस हुआ था। अलमिया ये है कि दुनिया अपने गिरे हुए को नहीं उठाती। अगले कई मिनट वहां मौत जैसी खामोशी रही थी। कोई कुछ नहीं बोला। तुम यहाँ से निकलने के बाद क्या करोगे जबरीज? हसन इस खामोशी से उकताते हुए बहुत देर बाद बोला। मैं यूएन के इजलास में जाकर बहुत सारे मसाइल पे बात करने वाला हूँ। वो रुका, अल्फाज मुझ जमा किए। मैं जावरखंड के लिए भी बात करूंगा। ये फैसला वो कब कर चुका था उससे इल्म ना हुआ। खिड़की से बाहर का जायजा लेते ईसा ने गोया करंट खाकर उसे देखा था। तुम कॉन्टेक्ट्स खो दोगे जबरीज। हसन ने जैसे उसे खबरदार करना चाहो। वो लोग जो तुमसे रिश्वत लेकर तुम्हें करोड़ों के फंड्स और प्रोजेक्ट दिलवाते हैं, वो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। दुनिया के लिए स्याह रंग में डूबने को 1000 और जबरीज तैयार खड़े हैं। जबरीज खामोशी से उस चिकने फर्श पे बैठा, अपने आसपास सकता रहा। गहरी बुरी आंखें खामोश थीं। तुम जानते हो दनीन ने मुझे क्यों छोड़ा? हसन ने नहीं पूछा क्यों, मगर वो खुद ही कहने लगा। मैं खुद को बहुत बड़ा समझने लगा था। मुझे लगता था दुनिया में रहने के लिए आपको गुर आने चाहिए। मैं उसे अपने जैसा बनाना चाहता था, शातिर, मक्कार, गाजिब। मुझे वो जब भी फूलों के साथ नजर आती, मुझे मेरे मुस्तकबिल में कांटे नजर आते थे। मुझे लगता था जैसे वो मेरे बेटे को भी अपने जैसा कमअकल और दुनिया से बेपरवाह बना देगी। फिर तुमने क्या किया? सवाल ईसा की तरफ से आया था। सबरीश ने गर्दन झुका दी। हर मशरकी मर्द की तरह मैंने उसे बताना शुरू कर दिया कि वो कितनी आम है, उसका काम कितना गैर जरूरी है। उसे वो करना चाहिए जो उसका शोहर चाहता है, चाहे वो गलत हो या सही। औरत मार से बच जाए तो जुबान से मर जाती है। मैंने उसे मार दिया। थोड़ी जैसे सीने से आन लगी। अपने गुनाह का इतराफ मुश्किल अमर होता है। कई बार हम इतने वन डिमेंशनल क्यों हो जाते हैं? उससे जैसे उससे सवाल किया था। ईसा ने चेहरा दोबारा खिड़की की तरफ मोड़ लिया, मगर चेहरे के तासुरात अब के यकसर तब्दील हो चुके थे। वो उन्हें मुख्तलिफ साविये से परखता रहा था। आज वो उसे आम इंसान लगे थे। उसी पल उसकी मदम मगर मुतबर आवाज़ उस छोटे से कैंटीन में गूंजी। कुछ लोगों को तख्त मिल जाए ना, तो उनकी गर्दन में गरूर की नादीदा जंजीर लटकती जाती है। कुछ फसीह और अहले ईमान होते हैं जिन्हें वो जंजीर नजर आने लगती है, और वे एक दुरुस्त वक्त पे उसे काट कर फेंक देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन पे दुनिया की चकाचौंध छा जाती है। पैसा बड़ा कम वक्त है, जिसके पास हो उसे अपने ऐब खूब ही लगने लगते हैं। जिन लोगों के गिर्द कोई एक ऐसा इंसान भी ना हो जो उन्हें गलत कहे, उन्हें समझ जाना चाहिए तख्त बैठने की जगह है, गर्दन से लटका पट्टा नहीं। अगले कई लम्हे वहां मौत जैसी खामोशी रही थी। फिर चंद मिनट बाद ईसा खिड़की से हटा और उनकी तरफ दोबारा मुड़कर देखा। उनमें से एक के चेहरे पे जैसे इत्मीनान था। वो हसन सुल्तान था, मिराज सुल्तान का बेटा। नेक सीरत, हमदर्द, नर्म दिल, वो जिस पे दुनिया अपना रंग नहीं चढ़ा सकती थी। ऐसा उसे लगता था। क्या तुम्हें भी? दूसरा सबरी शाहनवाज था, जिसका चेहरा लट्टी की मानंद सफ़ेद था। इन 5 दिनों में जो तावीलें वो अपने लिए और अपने स्याह होते दिल के लिए खड़े बैठा था, वो लम्हे के 1000वें हिस्से में जलकर खाकसर हुई थी। उससे अपने अंदर उठती तब्दीली से खौफ आया। ये तब्दीली अगर शुरू करनी थी तो उस तहखाने से करनी थी, जहां तुम्हारे दोस्त जिंदगी और मौत के दरमियान थे, और शायद इस वक्त भी हूं। तुम्हें जावरखंड के ना पढ़ सकने वाले बच्चों पर तरस आ रहा है, और अपने दोस्तों का क्या, जो शायद इस वक्त बहराम खान की गोली का निशाना बन चुके होंगे। हसन बेहद तलखी से बोला था। उसके लहजे में तनफ्फुर था। जबरीश ने अब भी गर्दन नहीं उठाई, बस उसके लब धीरे से फड़फड़ाए थे। तुम चारों यहाँ से सही सलामत वापस जाओगे। हमें अब चलना चाहिए। ईसा खड़ा हुआ। हसन को कुछ भी कहने का इरादा उससे तर्क किया था। मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। जबरीश खड़े होते हुए बोला। माजरत, मगर जावरखंड आपकी जागीर नहीं। यहाँ आपके कदम उस तरफ उठेंगे जहां मैं चाहूंगा, या फिर वहां जहां एजेंट चाहेगा। मैं किसी एजेंट के हुक्म का पासदार नहीं। सबरीश शुंडी से बोला। मगर मैं तो हूं। ईसा तू वो तू बोला। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। तेज से उसके हाथ कांपने लगे थे। वो मेरा खानदान है,
तुम और तुम्हारा पूरा जावर खड़ उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। उनको अपने साथ लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? ईसा ने उसके सीने पे धक्का दिया। इस वक्त तुम्हें आखिर वो लोग क्यों याद आ रहे हैं? डर लग रहा है ना? डर रहे हो ना कि कहीं हम में से कोई उन पे वही इल्जाम न लगा दे जो स्काई हाई हमले के वक्त हम पे लगा था। और फर्ज करो हमने वो इल्जाम लगा दिया तो क्या करोगे तुम? जबरीश की आंखों में बेचैनी भरने लगी। ईसा ने जबरीश को दीवार के साथ लगाया और अपनी कोनी उसकी गर्दन पे रख दी। हसन चुपचाप उन्हें देख रहा था। अब बताओ क्या करोगे तुम? तुम उस वक्त भी खामोश रहे थे जबरीश, तो क्या अब भी खामोश रहोगे? अगर तुम अब बोले तो खुदा की कसम तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। वो चीखने लगा था। उससे गुस्सा आ रहा था, उससे रंज हुआ था, मलाल भी। कई जज्बात थे जो यकदम उससे वारिद हुए थे। मैं बाकायदा इस अमर को यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हारे सारे दोस्त बेहराम के हाथ लग जाए और वो एक एक को गोलियों से भून दे। अगर तुम लोगों ने मेरे खानदान को हाथ भी लगाया तो मैं पूरे जावरगढ़ को जला दूंगा। जबरीश उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था और एक झटके से खुद को आजाद करवाया। वो अगर खुद को बदल रहा है तो तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। तुम लोगों को आखिर विक्टिम बनने का इतना शौक क्यों है? हसन तेज सहजे में बोला था। ईसा ने रुख बदल कर उसे देखा। उसकी सूख अंगार होती आंखें जैसे भस्म करने की ताकत रखती थी। हमें हमें विक्टिम बनने का शौक है तो तुम्हें किस बात का शौक है मैं बताऊं? हसन सुल्तान, तुम सफेद भेड़ों के दरमियान में एक काली भेड़ हो। हाँ, ये लोग तुमसे ज्यादा सफेद हैं क्योंकि ये चार लोग बरमला खुद को झूठा, करप्ट और मकार सब कहते हैं। और तुम अपने एक भी गुनाह को ऑन नहीं करते। क्या तुम करते हो? हसन आंखों में अजनबा लिए उसे देखता रहा। सीन के पर्दों पर बेतहाशा जोर डालने पे भी उसे याद ना आया कि उसने कोई गलत काम किया हो या फिर अपनी पावर्स का बेदरीक नाजायज फायदा उठाया हो। मेरे बाप ने मुझे हमेशा अच्छाई का दर्स दिया था और मैंने अपने बाप की एक एक बात को अपने दिल पे लिखा है। ईसा की निगाहों का तमस्सुर उसकी समझ से बरातर था। तुम्हारा गुनाह यह है कि तुम न्यूट्रल हो। तुम रिश्वत नहीं लेते लेकिन अपने राशि दोस्तों के साथ बैठकर ठट्टे लगाते हो। तुम झूठ नहीं बोलते लेकिन जो झूठ बोलते हैं उन्हें पहलू में लिए घूमते हो, हालांकि तुम उनके झूठ की वजह से पहले शर से भी वाकिफ हो। हसन को जैसे भरे बाजार में भरना कर दिया गया हो। वो चंद लम्हों के लिए शश रह गया। तुम्हारा इतना बड़ा सर्कल है और सारे सर्कल में ढेरों लोग हैं जो स्याह हैं। तुम उन्हें कभी नहीं बताते कि वो गलत है। लोगों का हक खाना गलत है। लोगों के मुतल्लिक बहतान बांधना गलत है। तुम गलत काम नहीं करते लेकिन तुम्हारे अच्छे काम भी इस वक्त खोटे हैं जब तुम नाइंसाफी देखकर खामोश रह जाते हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें नाहक के खिलाफ बोलना सिखाया होगा तो क्या करते हो? अपना उल्लू सीधा किया और चल दिए। फिर चाहे तुम्हारे साथी जानने वाले लोगों को मारें, उनका हक खाएं। ईसा तेज होते तनफ्फुस के साथ बस बोल रहा था। हसन सुल्तान मांद तारीख पड़ता चेहरा लिए उसे सुन रहा था। ये कैसा तमाचा था जो उसके मुंह पे लगा था? ये कैसा आईना था जिसमें उसे अपना ही चेहरा बेहद मकरूर नजर आया था? मोमिनीन के साथी भी मोमिन होते हैं और अगर नहीं होते तो वो कोशिश तर्क नहीं करते। मोमिन चुप नहीं साध लेता। मोमिन तख्त पे बैठकर बस अपने अमाल दुरुस्त नहीं करता, वो उन लोगों को भी खुद में शामिल कर लेता है जो स्याहकार हों। नेकियां तो बांटी जाती हैं, हक की सच्ची बात फैलाई जाती है। तुम इस मामले में बखल हो हसन सुल्तान। मेरे लिए ये चार लोग तुमसे ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा एक साइड ली है, तुम्हारी तरह न्यूट्रल नहीं है। वो बोल बोल कर थक गया। गर्दन की नसें तक फड़कने लगी थी। हसन चुपचाप मुर्दा होती आंखें लिए दीवार को तकता रहा। सबरीश ने उसके कंधे पे हाथ रखा। अच्छा ये था कि वो भुरभुरी दीवार की तरह ढह ही ना जाए। वो वाकई ढह चुका था। मैं उससे कुछ कहना चाहा मगर उसके अल्फाज हलक में ही दब गए। स्कूल का दरवाज़ा तोड़ते हुए बेराम और उसके साथ ही अंदर आए थे। ईसा चिल्लाने लगा था। उन्हें लेकर वहां से निकलना चाहता था मगर वो दोनों मजम्मत किए बगैर वहीं खड़े रहे। शल साकित जावरघर ने सिर्फ जिस्म पे वार नहीं किया था, यहाँ आकर बदलने वाले उनके दिल भी थे। उनके सरों पे बंदूकें रखकर उन्हें आगे चलने को कहा गया। अगले कई लम्हात स्लो मोशन में गुजरे। वो बेराम के साथियों के साथ चलने लगे। हसन को लोगों के होंठ हिलते महसूस हो रहे थे। अल्फाज उसके जहन में जस नहीं होते थे। वो उनकी गर्दन और पीठ पे सर्प लगा रहे थे। क्यों वो नहीं जानता था। अगर कुछ याद था तो ये कि उसने अपने बाप के अल्फाज के साथ बेवफाई की थी। वो उससे गालियाँ पकड़ रहे थे। क्यों? उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे बस ये मालूम था कि मोमिनीन की सफ में से धक्के देकर निकाला गया था। जबरी शाहनवाज लब भींचे उनके साथ चल रहा था। उसे अपने लोगों तक जाना था। उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता था? कहीं वो पकड़े तो नहीं गए? ये सोच ही उसके दिल में मीहें काट देती थी। चंद पल बाद हसन सुल्तान ने आंखें झपककर अपने आसपास देखा।
वो एक बड़ा सा मैदान था, जिसके एन बीचों बीच सैयद शादान शाह खड़ा था। वो उन्हें देख रहा था। कई साल बाद निगाहों में वो बेकरारी थी, जो एक दोस्त की आंखों में होनी चाहिए थी, जो एक अच्छे इंसान के पास उसे इंसान के लिए होनी चाहिए। वो उनके लिए फ़िक्रमंद था। उसी पल शादान चीखा था। उससे कई साल बाद दोस्त को पुकारा, वो दोस्त जो हर बार हर जगह आ जाया करता था। उसी पल एक गोली चली आसमान की जानिब। दाद का जरा वापस आकर बर्फ पे गिरा। सबरी से निगाहें घुमाई। मैदान की दाईं तरफ निकलती गली से सुल्तान सफदर आ रहा था। उसका तनफ्फुस फूला हुआ था। वो बेकरार था। उसकी सांस सुखरुख थी। वो गुलाबी पड़ती आंखें लिए अपने अतराफ में देख रही थी, सिर्फ अपने दोस्तों के लिए फिक्रमंद। वो जान देने और जान लेने के दर्जे पे आ गए थे। वो 5 लोग इकट्ठे हो गए थे, वहाँ जहाँ हर और नफ़रत फैली थी, वहाँ जहाँ उनकी जान को ख़तरा लाहक था, वहाँ जहाँ उनके दरमियान कोई मुनहरिफ मौजूद था। कोई नफ़रत, कोई आग, कोई इनहराफ उन 5 लोगों को नहीं तोड़ सकता था। वक़्त का कोई दरवाज़ा उनके दरमियान खलीज पैदा नहीं कर सकता था। बाब तहर ने ख़ानदान दोबारा जोड़ दिया था।